अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 11 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 245 पे है। अब देखें बेटे, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से हमारी जो डिस्कशन हुई उसमें हमने ये कहा कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के स्टार्ट में पहला आइटम जो इनपुट के तौर पे हमने उसमें रखना है वो कैश बुक या पासबुक, दोनों बुक में से एक बुक का बैलेंस रखना है। अब अगर उसने हमें क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और अगर उसने पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे हर क्वेश्चन का इनपुट होगा। उसके बाद आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी हमारे पास क्वेश्चन में, वो हमारी डिफरेंस की ये 4 रीजंस हैं। ठीक है, कैश बुक और पासबुक दोनों में डिफरेंस आने की 4 रीजंस होती हैं, जिसकी वजह से कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होती हैं। तो उनके हवाले से हमने क्या डिस्कस किया था। पहली डिफरेंस की रीज़न क्या है, चेक इशूड। तो अब लाजमी नहीं होता है कि वो क्वेश्चन में चेक इशूड ही का वर्ड यूज़ करे। वो लिख सकता है चेक इशूड, वो लिख सकता है चेक ड्रॉन, वो लिख सकता है चेक पास्ट, वो लिख सकता है आउट गोइंग चेक। तो चारों में से जो भी वो यूज़ करेगा वर्ड, आपने उसको क्या करना है, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से डेबिट कर लेना है। ठीक है, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से क्या करेंगे, डेबिट। राइट। डिफरेंस की दूसरी रीज़न होती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो अब लाजमी नहीं होता है कि वो हर क्वेश्चन में डिपॉजिटेड ही का वर्ड यूज़ करे। वो चेक डिपॉजिट की जगह लिख सकता है चेक पेड इनटू द बैंक, वो लिख सकता है चेक सेंट टू द बैंक, वो लिख सकता है ओमिटेड चेक, वो लिख सकता है चेक रिसीप्ट। तो इन 5 में से जो भी वो यूज़ करेगा वर्ड, आपने क्या करना है, इन पांचों स्टेटमेंट को अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर लेना है। ठीक है, तो ये जो हमारी पहली 2 रीजंस होती हैं, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही फौरन हमें पता चल जाता है कि ये चेक इशूड है और ये चेक डिपॉजिट है। राइट। हमारा जो प्रॉब्लम एरिया है वो हमारी आखिरी 2 रीज़न है, और वो कौन कौन सी हैं, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक और डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो इसके हवाले से क्या है, सम टाइम वो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर देता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या ये चीज़ डेबिट हुई है। ठीक है, तो जहाँ वो मेंशन कर देगा वहाँ हमारे लिए आसानी, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक हुआ है तो डेबिट कर लें, डेबिटेड मेड बाय बैंक हुआ है तो आप उसको क्रेडिट कर लें। ठीक है, लेकिन होता ये है कि जब क्वेश्चन आता है तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि वो हमें बताता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या डेबिट हुई है। तो प्रॉब्लम हमारे लिए वहाँ बनेगा जहाँ वो ये मेंशन ही करेगा कि ये चीज़ क्रेडिट है या डेबिट है। तो वहाँ पे फिर बेटे हमने खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सी चीज़ क्रेडिट है और कौन सी चीज़ डेबिट है। तो हमारे डिसीजन का क्या क्राइटेरिया होगा, बेटे आप स्टेटमेंट को रीड करें। स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आ गया हुआ है, तो फिर ये क्रेडिटेड मेड बाय बैंक कहलाएगा, आप इसको डेबिट कर लेंगे। और अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आ गया है, तो फिर ये डेबिटेड मेड बाय बैंक कहलाएगा और आप इसको क्रेडिट कर लेंगे। राइट। तो ये बेटे डिफरेंस की 4 रीजंस हैं। ठीक। अब जब हम अपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो इसका फॉर्मेट क्या होता है बेटे, आपने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी होती है। ठीक है, इस लाइन समेत आपने 3 लाइंस यूज़ करनी होती हैं इन्फॉर्म करने के लिए। ठीक, और फिर उसके बाद आपने लेफ्ट साइड पे मार्जिन लाइन लगाई हुई है और राइट साइड पे मार्जिन लाइन लगाई हुई है। अब इस मार्जिन राइट साइड वाली जो मार्जिन लाइन है, इसके साथ आपने जस्ट एक अमाउंट का कॉलम बनाना है। वर्टिकली ये एक कॉलम ड्रॉ कर दिया आपने अमाउंट का। ठीक है, अब इस अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में आप लिख देंगे रुपीस। तो ये आपका फॉर्मेट जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आते हैं बेटे, हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखते हैं कि वो क्या इन्फॉर्म कर रहा है और हमने क्या करना है। तो लें बेटे, प्रॉब्लम नंबर 11 रीड कर रहा हूँ आपके सामने, देखें क्या कह रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the bank balance as per cash book of Naveed and Co as on 31st March 2005। अब देखें, इस क्वेश्चन में ना उसने आपको डायरेक्टली नहीं कहा है कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओ। वो कह रहा है ये कोई मिस्टर नवीद एंड को है, कंपनी है ये कोई, आपने 31 मार्च 2005 पे इनका कौन सा बैलेंस फाइंड करना है, कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका मतलब है कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस हम कहाँ फाइंड करते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में। तो यहाँ हम आप अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो फाइंड क्या करने को कह रहा है, कैश बुक का बैलेंस। तो इसका मतलब है जो क्वेश्चन में हमें इनपुट दिया होगा पहली स्टेटमेंट में वो पासबुक होगा,
क्योंकि जब हम पासबुक से स्टार्ट लेंगे तो आंसर कैश बुक का आएगा, कैश बुक से स्टार्ट लेंगे तो आंसर पासबुक का आना है। तो इसको कह रहे हैं आपने कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है, तो इसका मतलब है क्वेश्चन में जो बैलेंस दिया होगा वो पासबुक का होगा, राइट। तो अब रीड करते हैं, देखें बेटे स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। तो अब कल लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें नंबरिंग 1 2 3 4 5 थी, इस क्वेश्चन में ए बी सी डी है, ठीक है। तो अब स्टेटमेंट नंबर ए क्या कह रहा है बेटे, बैंक बैलेंस। तो अगेन बच्चों की, आप लोगों की कॉमन मिस्टेक, बैंक बैलेंस लिखा हो आप कह देते हैं ये पासबुक का बैलेंस है। तो बेटे ऐसी बात हरगिज नहीं है, आपने देखना है कि ये कौन सी बुक का बैलेंस है, क्योंकि बैंक बैलेंस कैश बुक में भी होता है और बैंक बैलेंस पासबुक में भी होता है। तो आप लोगों को अपनी बुक देखनी पड़ेगी कि कौन सी बुक का बैलेंस है इस वक्त ये, ठीक। तो वो क्लियरली बताएगा। तो आप देखें पूरी स्टेटमेंट, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, क्लियरली लिख दिया उसने कि ये पासबुक का बैलेंस है, और कब है 31 मार्च 2005 पे। कितनी अमाउंट है इसकी 120,000। तो ये हमारे क्वेश्चन का इनपुट है, और ये कौन सी बुक का बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का बैलेंस है। अब उसे मेंशन करना चाहिए था कि ये क्रेडिट है या डेबिट है, तो वो मेंशन नहीं कर रहा है। तो कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो इस वक्त ये चूंकि पासबुक है तो इसका ये जो 1,20,000 का बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है, राइट। तो अब बेटे हम इस अमाउंट को अपने फॉर्मेट में जाके ट्रांसफ़र करते हैं। तो नहीं बेटे ये आपके सामने, ये जब हम रिकन्सिलिएशन बनाएंगे तो टॉप पे 3 लाइंस आपने यूज़ करनी है इन्फॉर्म करने के लिए कर क्या रहे हैं। तो पहली लाइन में आपने अपने ट्रेडर का नाम लिखना है, बिजनेस का नाम, तो क्या दिया हुआ उसने, नवीद एंड को। सेकेंड लाइन में आपने लिखना है जो चीज़ बना रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और थर्ड लाइन में आप यहाँ लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2005। अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में आपने लिख दिया रुपीस, ठीक है। अब ये चूंकि पहली लाइन में आपने रुपीस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने मजीद कुछ नहीं लिखना है। अब इससे जो नीचे वाली लाइन है उसमें आप अपना इनपुट रखेंगे, कैश बुक या पासबुक का बैलेंस। तो उसने कौन सी बुक का बैलेंस बताया हुआ है बेटे, पासबुक का। तो अब आप यहाँ लिखेंगे बेटे पासबुक बैलेंस, ठीक है। अब पासबुक का बैलेंस बताया कितना है उसने, 1,20,000, तो ये आप अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। अब इस 1,20,000 के साथ या हमने डेबिट लिखना है या क्रेडिट, तो चूंकि ये पासबुक का बैलेंस है तो पासबुक का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है जी। तो ये हमारा इनपुट फॉर्मेट के अंदर ट्रांसफर हो गया, ठीक। अब अगली स्टेटमेंट जितनी भी दी हुई हैं, आगे जितनी भी स्टेटमेंट है, अब वो हमारी ये डिफरेंस की 4 वजूहात हैं, ठीक है ना, इशूड, डिपॉजिटेड, इंक्रीज इन अकाउंट और डिक्रीज इन अकाउंट। तो अब देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट दी हुई है और किस तरतीब से दी है। तो तरतीब लाजमी नहीं है कि यही होगी, लेकिन कोई भी क्वेश्चन इन 4 स्टेटमेंट से बाहर नहीं निकलेगा, राइट। तो अब आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट स्टेटमेंट बी को रीड करते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखें बेटे स्टेटमेंट बी क्या कह रहा है, checks issued in the last week of March 2005 but not presented for payment till 31st March 30,000। तो पूरी स्टेटमेंट मैंने रीड कर दी है, तो देखें क्या लिखा हुआ है, चेक इशूड, राइट। तो मैंने क्या कहा था, चेक इशूड और चेक डिपॉजिट। पहली वाली जो 2 स्टेटमेंट है ना, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते ही फौरन आपको पता चल जाएगा, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो अब देखें क्या लिख रहा है, वो क्लियरली लिख रहा है चेक इशूड, ठीक है ना। तो ये अब कहाँ आ रहा है हमारी, ये डिफरेंस की रीजंस में आए तो ये पड़ी हुई है, पहली रीजन बन रही है चेक इशूड। तो इसको अब हमने क्या करना है बेटे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से हम इसको डेबिट कर लेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन में। तो अब देखें इसको ट्रांसफर करते हैं बेटे हम अपने क्वेश्चन में। तो लें बेटे ये आ गया, यहाँ अब हम लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। तो पासबुक एडलेस की जगह छोड़ के लिखा था बैलेंस, ठीक है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे आप अनप्रेजेंटेड चेक्स, ठीक। अब वैल्यू कितनी बताई है उसने, 30,000, ठीक। अब इस 30,000 को हमने करना क्या है, चूंकि ये अनप्रेजेंटेड चेक है तो ये डेबिट हो जाएंगे। अब ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, अब नया बैलेंस लेके आएंगे। तो अब देखें पहले जो बैलेंस था हमारे पास 120,000 वो क्रेडिट था, अब इसमें से 30,000 की अमाउंट जो सी है वो डेबिट हो रही है। तो दोनों अपोजिट हैं इसलिए ये माइनस हो जाएंगे। तो 120,000 में से 30,000 माइनस करें, बाकी 90,000 आ गया। अब ये जो 90,000 का आंसर आया है इसके साथ या फिर हमने फिर दोबारा डेबिट लिखना है या क्रेडिट। तो अब आप देखें हमने 120 में से 30 माइनस किए थे, तो 120 ज़्यादा अमाउंट है तो इसका बैलेंस क्या था, क्रेडिट। तो 120,000 ज़्यादा वाली अमाउंट, बड़ी वाली अमाउंट क्रेडिट है, तो आंसर के साथ आप क्रेडिट लिखेंगे। तो 90,000 क्रेडिट हो गया जी, ठीक है बेटे। आप चूंकि इसको माइनस किया है तो माइनस करने वाली अमाउंट के इसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, ठीक है। विद इन ब्रैकेट मीन्स कि ये यहाँ से लेस हो रही है और यहाँ पे लेस हुई है तो इधर यहाँ साथ लिखेंगे लेस। अब ये हमारी स्टेटमेंट हो गई कंप्लीट पहली। अब आते हैं बेटे हम अपनी सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो अब थर्ड स्टेटमेंट सी, तो अब यहाँ देखें क्या कह रहा है, चेक्स
paid into the bank on 26 March 2005 but not collected by the bank rupees 18,000। तो अब देखें क्या लिखा हुआ है, चेक पेड, राइट। तो अब चेक पेड कहाँ है, अब आप चलें अपनी फार्मूले में चलें, देखें क्या लिखा हुआ है, ये पेड कहाँ पड़ा हुआ है ये। तो देखें लास्ट लेक्चर में जब हमने प्रॉब्लम नंबर 10 किया था तो वहाँ उसने चेक डिपॉजिट का वर्ड यूज़ किया था। अब इस क्वेश्चन में उसने चेक डिपॉजिट की जगह चेक पेड लिख दिया है। तो फार्मूला बेटे हमने पहले ही ड्राइव किया हुआ है कि कौन कौन से वर्ड के अगेंस्ट क्या क्या वर्ड यूज़ हो सकता है। तो अब ये चेक डिपॉजिटेड या चेक पेड एक ही बात है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो अब इस स्टेटमेंट को बेटे हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ले बेटे ये आ गई अब हमारे पास, यहाँ लिखेंगे अनकलेक्टेड चेक्स, ठीक, कितनी अमाउंट है 18,000, और इसको हम लोग क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट कर देंगे। अनकलेक्टेड चेक क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है। अब हमने इसको बैलेंस आउट करना है। तो देखें बेटे हमारा बैलेंस क्या था, 90,000 क्रेडिट, अब 18,000 की अमाउंट दोबारा क्रेडिट हुई है, तो दोनों सेम है इसलिए ऐड कर देंगे। तो 90,000 प्लस 18,000 तो ये आ जाएगा 108,000। अब आंसर के साथ या फिर डेबिट लिखना है या क्रेडिट, तो दोनों अमाउंट क्रेडिट थी इसलिए आंसर भी क्रेडिट ही रहेगा, ठीक है। अब ऐड हुआ है इसलिए यहाँ आप लिख देंगे ऐड। तो ऐड वाली अमाउंट को विद इन ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, जिस अमाउंट को लेस करना है वो विद इन ब्रैकेट लिखी जाती है, ठीक है। तो लें बेटे चेक इशूड भी यूज हो गया, चेक डिपॉजिट भी यूज हो गया, ठीक। अब इसके बाद डी से ऑनवर्ड जितनी भी स्टेटमेंट होंगी ना बेटे, वो अब हमारी डिफरेंस की आखिरी वाली दो रीजन है, क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो अब देखते हैं बेटे क्या क्या मेंशन कर रहा है। तो लें बेटे स्टेटमेंट डी देखिएगा। स्टेटमेंट डी में कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹3,000। बस बेटे यहीं रुक जाते हैं, ठीक। तो डिपॉजिट क्या होता है, वो पैसा जो हमने कहीं पे जमा करवाया होता है। तो जमा हुआ करवाए हुए पैसे पे इंटरेस्ट हमें मिलेगा या हम देंगे, हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो जब मिलेगा तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पैसे बढ़ जाएंगे, तो अकाउंट में इंक्रीज आएगा। तो जब अकाउंट में इंक्रीज आता है तो उसे हम क्रेडिटेड मेड बाय बैंक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब रिकंसिलिएशन बनाते वक्त हम इसको डेबिट कर लेंगे, ठीक। तो अब पूरी स्टेटमेंट रीड करें, हो सकता है उसने बताया हुआ। तो देखें बेटे क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ₹3,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक रुपीज टिल 31 मार्च 2005, ठीक है। तो अब देखें उसने नहीं बताया कि ये, सॉरी सब मेंशन कर दिया उसने क्वेश्चन में कि ये क्रेडिट हुआ है, ठीक है। तो वो ना भी बताता तो हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हुए हैं कि क्योंकि ये डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट है तो डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट हमेशा हमें मिलता है। तो जब मिलता है तो अकाउंट में इंक्रीज आता है, तो इंक्रीज को क्या कहते हैं, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक। तो अब वो मेंशन भी कर रहा है कि ये क्रेडिट हुआ है, हम इसको रिकंसिलिएशन में क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो ये फार्मूले में पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, इंक्रीज इन अकाउंट आया, क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है, हम इसको डेबिट करेंगे। तो अब इस अमाउंट को अब हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन में ट्रांसफर करते हैं बेटे। तो यहाँ पे अब आप देखें लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाय बैंक, कितना है 3,000। अब हम इसको करेंगे क्या, डेबिट, क्रेडिटेड बाय बैंक है तो डेबिट हो जाएगा। अब बैलेंस आउट करते हैं। तो देखें बेटे हमारा बैलेंस क्या है, 108,000 क्रेडिट है, अमाउंट 3,000 बीच में से क्या हो रही है, डेबिट। तो दोनों अपोजिट हैं इसलिए दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 108,000 माइनस 3,000, तो डिफरेंस आ गया 105,000। तो कौन सी अमाउंट ज़्यादा है, क्रेडिट अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए आंसर के साथ दोबारा क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। लें बेटे ये हमारी एक और स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर ई। अब यहाँ देखें क्या कह रहा है, अ कस्टमर पेड इन टू द बैंक, ठीक है, ₹22,500। बस बेटे यहीं रुकते हैं ज़रा, देखें अब यहाँ लिखा हुआ है पेड, आप सीधा चले जाते हैं सेकंड वाली स्टेटमेंट की तरफ। नो डाउट बेटे पेड लिखा हुआ है, मैंने ही आपको बताया कि जब चेक पेड लिखा आ जाए तो आपने उसको दूसरी वाली स्टेटमेंट रीड करनी है, लेकिन पेड के साथ पहले चेक यूज होना चाहिए। यहाँ लिखा होना चाहिए था चेक पेड इनटू द बैंक, तब ये सेकंड स्टेटमेंट बनती। तो इस वक्त साथ चेक पेड नहीं लिखा। यहाँ वो क्या मेंशन कर रहा है, कह रहा है एक कस्टमर है, उसने 22,500 रुपये आपके देने थे, ठीक है। उसका फर्ज ये बनता था कि ये 22,500 रुपये वो आके आपको दे, फिर आप उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं। उसने क्या किया, उसने पैसे आपको देने की बजाय डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करवा दिए। उसको आपका अकाउंट नंबर पता था, उसने क्या कहा, क्या मैं जाके सर को पैसे दे के आऊँ, ठीक है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक। तो उसने मेरे अकाउंट नंबर में पैसे जो से 22,500 डिपॉजिट करवा दिए, ठीक है। तो बैंक उसको ले लेगा, ठीक। बैंक डिपॉजिट करते वक्त किसी किस्म का कोई इशू राइज नहीं करता है, ठीक।
पेमेंट करते वक्त बैंक जो है ना वो चेक करता है, वेरिफिकेशन करता है कि बंदा जिसने चेक इशू किया उसके नाम का चेक है भी कि नहीं है। डिपॉजिट कोई भी करवा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अ कस्टमर पेड इन टू द बैंक ₹22,500 डायरेक्टली एज अपीयर इन द पासबुक बट नॉट इन द कैश बुक, ठीक है। कि कह रहा है पासबुक में ये शो हो रहा है कि एक कस्टमर ने डायरेक्ट आपके अकाउंट में 22,500 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं, लेकिन आपके अकाउंट में कैश बुक में ये शो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ा, अकाउंट में इंक्रीज आया हुआ है। तो इंक्रीज को हम क्या कहते हैं बेटे, क्रेडिटेड मेड बाई बैंक। तो इंक्रीज इन अकाउंट है तो क्रेडिटेड मेड बाई बैंक है, रिकंसिलिएशन बनाते वक्त हम इसको डेबिट कर लेंगे। तो लें बेटे आप स्टेटमेंट में ट्रांसफर करते हैं इसको, ये देखें यहाँ लिखेंगे अब हम कस्टमर डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाई बैंक, कितने हैं 22,500, हम इन्हें डेबिट कर लेंगे। तो अब बैलेंस आउट करते हैं, तो देखें पहले बैलेंस क्या था हमारे पास 105,000 क्रेडिट, अब बीच में से 22,500 डेबिट हो रहा है। तो क्रेडिट और डेबिट दोनों अपोजिट है, माइनस हो जाएंगे, तो डिफरेंस आ जाएगा बेटे 82,500। अब आंसर के साथ या लिखना है दोबारा डेबिट या क्रेडिट, तो कौन सी अमाउंट बड़ी है, क्रेडिट वाली अमाउंट बड़ी थी, इसलिए आंसर क्रेडिट लिखेंगे। अब चूंकि ये अमाउंट माइनस हुई है इसलिए इसको विद इन ब्रैकेट लिखेंगे और यहाँ लेस भी लिख देंगे। सेम ऊपर वाली अमाउंट भी माइनस हुई है, विद इन ब्रैकेट लिखा और इधर लेस भी लिखेंगे, ठीक है ना। जो ऐड होती है उसके साथ ब्रैकेट नहीं डालते हैं, लेस वाली के साथ डालते हैं। तो लें बेटे ये हमारी एक स्टेटमेंट और ट्रांसफर हो गई। अब आ जाते हैं बेटे हमारी लास्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो ये देखें अब यहाँ क्या कह रहा है बेटे, डिविडेंड मनी ₹12,000, बस यहीं रुकते हैं बेटे। अब देखें डिविडेंड क्या होता है, हम ना करते क्या हैं, डिफरेंट कंपनीज ना अपने शेयर्स बेच रही होती हैं, हम कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं, ठीक। तो शेयर्स को जब हम खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के जितने हमने शेयर खरीदे होते हैं उतनी अमाउंट के हम कंपनी के मालिक, हर वो पर्सन जो कंपनी के शेयर खरीदा है वो कंपनी का ऑनर होता है, ठीक है ना। तो अब अगर हमने अब किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं तो हम उसके ऑनर बन जाएंगे, ठीक। तो फिर जब साल के एंड पे कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट में से आपको जितने शेयर आपके पास होते हैं उनका पोर्शन देती है। तो कंपनी जो प्रॉफिट शेयर्स के अगेंस्ट देती है ना, उसको नाम दिया जाता है डिविडेंड, ठीक। तो कंपनी कभी भी अपने शेयर होल्डर्स को बुला के डिविडेंड की अमाउंट पे नहीं करती है। जब शेयर इशू किए जाते हैं ना, उसी वक्त अपने शेयर होल्डर से कहा जाता है कि आप ना हमें अपना अकाउंट नंबर बता दें, साल के एंड पे जब प्रॉफिट होगा तो हम आपको बुलाएंगे नहीं, आपको जहमत नहीं देंगे, आप अकाउंट नंबर बता दें, हम आपके बताए हुए अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट करवा देंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब है ये जो डिविडेंड है ये शेयर्स का प्रॉफिट है और ये हमेशा हमें मिलता है। तो जब मिलता है तो अकाउंट में इंक्रीज आता है, तो इंक्रीज को क्या कहा जाता है, क्रेडिटेड मेड बाई बैंक, ठीक है। तो अब देखें पूरी स्टेटमेंट रीड करते हैं, हो सकता है उसने बताया हो। तो देखें बेटे, डिविडेंड मनी ऑफ ₹12,000 ऑन द शेयर्स हेल्ड बाई नवीद एंड को वाज रिसीव्ड डायरेक्टली बाई द बैंक ऑन 9 मार्च। कह रहा है नवीद एंड को जो है ना, इसने किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हुए थे, उस पे डिविडेंड 12,000, तो नवीद एंड को है कौन है जिसकी रिकंसिलिएशन बना रहे हैं हम लोग इस वक्त। कह रहा है इसने ना किसी कंपनी के शेयर खरीद के रखे हुए थे, उस पे 12,000 रुपये का डिविडेंड बैंक ने डायरेक्ट 29 मार्च को रिसीव कर लिया, ठीक है ना। तो अकाउंट में पैसे डाले हैं हमारे बैंक ने, ठीक। कह रहा है आपको जो इसकी इंटीमेशन है वो 2 अप्रैल को मिली है, तो रिकंसिलिएशन कब बन रही है हमारी, 31 मार्च को, ठीक। तो आपको इंटीमेट कब किया, बैंक ने 29 को लिख लिया, 31 तक आपको भी लिख लेना चाहिए था, लेकिन आपने जाके इसको लिखा है 2 अप्रैल को। 31 मार्च पे जब रिकंसिलिएशन बन रही होगी तो बैंक ये बता रहा है कि अकाउंट में पैसे 12,000 जमा हुए हैं आपके, आपकी बुक्स में ये शो नहीं हो रहे होंगे, तो अब डिफरेंस आ रहा है, इसको अब हम क्रेडिटेड मेड बाई बैंक कहेंगे और बैंक रिकंसिलिएशन में इसकी ट्रीटमेंट कर लेंगे। तो नहीं बेटे, क्रेडिटेड मेड बाई बैंक इंक्रीज इन अकाउंट होता है, ये डेबिट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर लें। तो नहीं बेटे, डिविडेंड क्रेडिटेड बाई बैंक ₹12,000, ठीक है। अब बैलेंस क्रेडिट करना क्या है, इसको हमने डेबिट करना है, क्रेडिटेड मेरी बैंक है तो हम इसको डेबिट कर लेंगे, ठीक। तो अब बैलेंस क्रेडिट था, अमाउंट डेबिट हुई है, दोनों हो जाएंगे माइनस। तो अब आप इसको माइनस करें तो बाकी आ गया 70,500। तो अमाउंट कौन सी बड़ी है, क्रेडिट वाली, तो साथ लिख देंगे क्रेडिट, राइट। लें बेटे, और अमाउंट माइनस की है इसलिए यहाँ विद इन ब्रैकेट लिखा और यहाँ लेस भी लिख देंगे। तो ये बेटे हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी, हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो कंप्लीट होके आंसर क्या आया हमारे पास, क्रेडिट 70,500। अब हमने अपनी रिकंसिलिएशन को क्लोज करना है। तो अब क्लोजिंग कैसे करेंगे बेटे, ये जो हमारा फाइनल आंसर आया था इसको करेंगे सिंगल अंडरलाइन, इसी आंसर को दोबारा लिख के कर देंगे डबल अंडरलाइन। तो अब आखिर में क्या आंसर था, ये क्रेडिट था आखिर वाला आंसर, इसको उलट के अब आप डेबिट कर देंगे, ठीक है। ये अब आपका 70,500 डेबिट हो गया। अब आंसर के साथ लिखना क्या है, पहले कौन सी बुक का बैलेंस था, पासबुक का बैलेंस था, अब किसका आ जाएगा बेटे, कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा,
राइट। तो नहीं बेटे ये हमारी प्रॉब्लम नंबर 13 जो सी है वो हो गई, सॉरी प्रॉब्लम नंबर 11 जो सी है वो हो गई कंप्लीट। राइट, थैंक यू सो मच।